सो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एनर्जी। साइंस एंड टेक के तीन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े मॉड्यूल है, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड देन फिर स्पेस। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसा नहीं उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बट उनका जो है मॉड्यूल साइज छोटा हो जाता है। ये तीन सबसे बड़े मॉड्यूल माने जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी। तो अब अगला हमारा मॉड्यूल है एनर्जी। एनर्जी एग्जैक्टली क्या है बताएं, व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क। बट यहाँ पर हम इस पे नहीं, हम बात करेंगे एनर्जी के सोर्सेज की। साइंस एंड टेक में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और फिर उनको एनालाइज करेंगे, क्या उनके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, काम करने की जो है कैपेसिटी मुझे अचीव करनी है, तो वो किन सोर्सेज से मैं अचीव कर रहा हूँ, उन सोर्सेज को मैं कैसे क्लासीफाई कर पा रहा हूँ, और फिर एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली हम इन द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम बात करते हैं, तो आपको बार बार सुनाई देगा कि जो है कार्बन फ्री एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज की तरफ हमें जाना चाहिए। इको जो है कार्बन बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से हम कार्बन फ्री एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस एरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो एनर्जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। 2000 classification of energy, renewable energy sources, renewable energy sources and non-renewable energy sources. What are renewable energy sources? The energy sources which do not drain from nature, which do not फिनिश फ्रॉम नेचर, वो नेचर में रिन्यू होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो वो नेचर से कभी भी कंप्लीटली फिनिश नहीं होंगे, उनका सोर्स का जो सोर्स है वो कभी भी एंड नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली नेचर में रिन्यू होते रहते हैं। सच काइंड ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड एंड वन डे दे कैन गेट एंडेड फ्रॉम द नेचर। फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, ठीक है, ये दीज आर द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये तीन जो सोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज करते हैं, इनके रिजर्व्स को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड देन एक टाइम पर ये खत्म होने के चांसेस हैं। ठीक है, और रिन्यूएबल में हम देखते हैं तो सनलाइट कभी फिनिश होगी, हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, देन विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, और भी इसके सोर्सेज, टाइडल एनर्जी, tidal energy and yes hydroelectricity, ठीक है, and then biomass energy। हमने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ा था कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर अर्थ। ठीक है, देन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सन की एनर्जी को सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सन की एनर्जी को बायोमास की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं, एंड देन फिर अदर जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है। तो वो जो बायोमास है उससे हम अगर कोई फ्यूल जनरेट कर लें या उसको एनर्जी सोर्सेज के रूप में यूज कर लें, दैट इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। ठीक है, सबसे इसका क्लासिकल एग्जांपल, यस, biomass energy means the energy that is derived from living or derived from a biomass, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो पार्ट था कभी, उससे हम अगर कोई फ्यूल बना लेते हैं या कोई एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। सबसे क्लासिकल एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? लकड़ी का जलाना, सो वुड इज ए बायोमास एनर्जी। ठीक है, काउ डंग गाँवों में करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए बायोमास एनर्जी, लेकिन हम इसको और हायर लेवल पर लेकर जाते हैं, लाइक बायोमास से एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। यस, लिविंग, देन वो डेड हो गया, डेड बायोमास हो गया, एंड देन फिर, है ना, दैट इज बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसके अलावा हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल में जो भी हमारा
ट्रेडिशनल सोर्सेज है लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, दीज आर कन्वेंशनल. एंड नॉन कन्वेंशनल मीन्स हम एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं टू एक्सप्लोइट दोज एनर्जी सोर्सेज. यहाँ पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मोर एडवांस्ड होना होगा. और जो पहले पास्ट में हम इतना यूजुअली उसको यूज नहीं करते थे, दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी, दीज आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. अब ये जो क्लासिफिकेशन जो मैंने किया लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, तो यहां पर हम ट्रांजिशन किस तरफ कर रहे हैं, यहां से इस तरफ कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन? खत्म हो सकते हैं. यस, कार्बन एमिशन. Carbon emission is the major cause. कार्बन एमिशन, ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक कार्बन साइकिल हमने डिस्कस किया था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में. तो नेचर ने जो कार्बन था उसको अपने बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के थ्रू अपने अंदर स्टोर करती गई बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, लाइक बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे मरे और फिर वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस में कोल में कन्वर्ट हो गए या फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए. तो नेचर ने एग्जैक्टली क्या किया, बहुत सारा कार्बन अपने अंदर स्टोर करके रखा. और आपको पता है कि कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है ना, इट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट. और अब ह्यूमन ने क्या किया, इस कार्बन बैलेंस को बिगाड़ दिया. क्यों? उन एनर्जी सोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट करके. फॉर एग्जांपल कोल, स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने बनाया एंड उसके बाद फिर कोल की डिमांड बढ़ी. हर चीज में, ट्रांसपोर्ट हो या फैक्ट्रीज हो, सब में स्टीम इंजन का यूज किया जाने लगा. एंड देन कोल की डिमांड बढ़ी तो कोल एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा, कोल माइनिंग बढ़ी. एंड देन फिर वो जो लाखों सालों से जो कार्बन स्टोर था उसको हमने एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया. सेम फिर आईसी इंजन बना, आईसी इंजन के बाद फिर कार्स, बाइक्स वगैरह आई तो फिर डिमांड बढ़ी पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया. नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ी इंडस्ट्री में तो हमने जो नेचर में स्टोर किया हुआ कार्बन था उसको नेचुरल गैस के रूप में निकाला एंड फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया. और इसका नतीजा ये निकला कि ये सारा कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कर रहा है और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो अब हमें इनडायरेक्टली मैं इनको क्या कह सकता हूँ, फॉसिल फ्यूल है ये. बिलियंस ईयर्स एगो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके फॉसिल्स से बना हुआ है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है. अब हमारा जो न्यू डिमांड है कि अब हम कार्बन एमिशन को कम करें, उसे रोकें. और कार्बन एमिशन को रोकने के लिए अब हमें अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा या शिफ्ट करना पड़ेगा कार्बन एमिटिंग एनर्जी सोर्सेज या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से कार्बन फ्री एनर्जी सोर्सेज पे, ताकि हम नेचर में जो कार्बन स्टोर है उसको वैसे ही रहने दें और उसको और ज्यादा एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचाए. सो कार्बन फ्री एनर्जी सोर्सेज की अगर बात करें तो सोलर, विंड, जियोथर्मल और भी बहुत सारे हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है या मेन डिमांड है इस टॉपिक की कि हमें शिफ्टिंग करनी है कार्बन बेस्ड टू कार्बन फ्री एनर्जी सोर्सेज. ओके, सो एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज कोल. पहले हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं. तो कोल, तो ये कोल क्या है, तो ये जो वेजिटेशन था एंशिएंट एरा में या प्री हिस्टोरिक एरा में, स्पेशली बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो वेजिटेशन था वो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हुआ किसी इवेंट की वजह से एंड देन फिर वो अर्थ के अंदर चला गया. ठीक है, एंड देन फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में ये वेजिटेशन कोल में कन्वर्ट होने लगा. ठीक है, कोल में कन्वर्ट होने लगा. और इस तरीके से हमारे को 4 तरह के कोल मिलते हैं. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल लाइक ये बरी हो गया स्वैम्स में, पीट बॉक्स में. ठीक है, एंड फिर धीरे 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 इसके ऊपर एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, और फिर जो लोएस्ट लेयर्स थी वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में चली गई अर्थ के जो डेप्थ में, एंड देन फिर ये कोल में कन्वर्ट हुआ. अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोल.
ये कोल फॉर्मेशन प्रोसेस एक बार देख सकते हैं। वेजिटेशन, फिर इस पे प्रेशर, लिग्नाइट बना, फिर और प्रेशर, जितना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी कार्बन की, ये फर्दर एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 तरह के कोल हैं, इनके बारे में इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। दीज आर पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। सो लो टू हाई, लाइक कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा किसी कोल में, उसकी एनर्जी वैल्यू या कैलोरी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा, बर्न करने के लिए ज़्यादा कंटेंट है आपके पास। फाइनली कोल एग्जैक्टली कर क्या रहा है? कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो CO2 बन रहा है, एंड फिर क्या हो रहा है? हीट या एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी मिल रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आपके पास अगर कोल के पर किलोग्राम में जितना ज़्यादा कार्बन होगा, उसका कैलोरी वैल्यू जो है उतना ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा हीट देगा। सो अगर हम पीट की बात करें तो लोएस्ट, हाँ, ये कोल से एनर्जी प्रोडक्शन की केमिकल रिएक्शन से मैं आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कार्बन आपके पर किलोग्राम कोल में मौजूद होगा, उतना ज़्यादा वो हीट आपको देगा। सो लोएस्ट कार्बन कंटेंट है पीट में, एंड देन फिर हाई 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 एंड हाईएस्ट होगा एंथ्रासाइड में। सो कैलोरी वैल्यू अगर फिर एफिशिएंसी की बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी की, तो आप समझ सकते हैं लोएस्ट है तो फिर इसकी लो, इसकी लो, इसकी लो, इसकी हाई, ठीक है। एंड देन वेस्ट मैटर किस में ज्यादा निकलेगा? जब आपका पर किलोग्राम में कार्बन कम है तो फिर दूसरी चीजें ज्यादा होंगी, लाइक सिलिका, ऐश वगैरह ज्यादा, तो फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो कहाँ से निकलेगा सबसे ज्यादा? ऐश वगैरह यहाँ पर, और लोएस्ट लेवल यहाँ पर होगा, ठीक है। ये सोर्सेज इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको ध्यान रखना है। एंड देन फिर इनके यूजेस क्या है? तो जो पीट है वो सबसे ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, और डोमेस्टिक फ्यूल में यूज किया जाता है। और ये जो है ये हाईएस्ट हीट देता है, तो ये स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में, जो मेटल स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर यूज किया जाता है। इसको भी फिर कन्वर्ट किया जाता है कोकिंग कोल में, एंड देन फिर वो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। और फिर ये भी कोकिंग कोल बनाने में होता है, और ये भी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में। एंड देन ये जो है इंडिया में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा लिग्नाइट मिलता है, सो लिग्नाइट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। स्पेशली हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान में भी यही होता है, लिग्नाइट कोल के थ्रू पावर जनरेशन किया जाता है, ठीक है। कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो मेटल में भी जो सबसे हार्ड मेटल, स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कोकिंग कोल यूज किया जाता है। आयरन ओर से स्टील निकालना, फिर स्टील के भी ग्रेड्स, अलग अलग ग्रेड्स बनाने का, ठीक है। So these are reserves of coal reserve of India. but एक छोटी सी बात करते हैं। एनर्जी जनरेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप समझिएगा। जब भी मैं किसी एनर्जी सोर्स से पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो मेजरली क्या होगा कि एक जनरेटर होता है, ठीक है, इसकी आर्मेचर को मुझे रोटेट करना होता है। ये जो आर्मेचर है इसको मुझे रोटेट करना होगा, और फिर ये जनरेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट आपको ध्यान रखना है। आर्मेचर को रोटेट करना है मुझे। अगर अब मैं कोल से एनर्जी जनरेट कर रहा हूं तो क्या होगा? यहां पर एक टरबाइन लगेगा, ठीक है, एंड देन फिर कोल से स्टीम जनरेट की जाएगी, एंड स्टीम अपने प्रेशर से इसको रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं तो न्यूक्लियर फ्यूल के से जो हीट जनरेट होगी उससे स्टीम बनाई जाएगी, और फिर उससे टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन से जनरेटर के आर्मेचर रोटेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर मैं विंड एनर्जी की बात करूं तो यहां पर फैन लगा दिए जाएंगे, विंड टरबाइन कहते हैं जिन्हें, एंड देन फिर वो होगा। जितने भी एनर्जी सोर्सेज है सोलर को छोड़ के, सोलर फोटोवोल्टिक को छोड़ के, सोलर फोटोवोल्टिक को छोड़ के सभी इसी मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एंड बाकी सोलर फोटोवोल्टिक है
तो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसका कॉन्सेप्ट और आगे हम डिस्कस करेंगे। बस ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये ठीक है। अब कोल है, अब सुनिए, सोलर पीवी और आगे डिस्कस करूंगा मैं, नॉट टू वरी, है ना। सिर्फ एक सोर्स है जहां पर आप स्टीम जनरेट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, कोल को मैंने बर्न किया, हीट जनरेट हुई, हीट से स्टीम मैंने बनाई, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। कोल को अगर मुझे मेटल स्मेल्टिंग या किसी दूसरी इंडस्ट्री में किसी चैम्बर में डाल के उसको मैंने बर्न किया, उससे हीट जनरेट की और फिर मैंने अपनी इंडस्ट्री को रन किया, ओके। बट इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोल कार्बन एमिशन कर रहा है, और कौन कौन से पॉल्यूटेंट देता है कोल, कम से कम आप बताएं। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एट सम एक्सटेंट दे रहा है। तो एंड देन फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 ब्राउन कार्बन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन। कुल मिलाकर के कोल कंबशन बहुत बड़े पैमाने पर एयर पोल्यूशन करता है, और एयर पोल्यूशन के बाद फिर ये वाटर पोल्यूशन की फॉर्म में भी मैनिफेस्ट होता है, इन फॉर्म ऑफ एसिड रेन, इन फॉर्म ऑफ यूट्रोफिकेशन। वो आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे डिटेल में, या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं कोल को डायरेक्टली अगर बर्न कर दूं तो मुझे एनर्जी तो मिल रही है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज हाईली पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स, इट इज हाईली पॉल्यूटिंग फ्यूल। सो अब स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दूसरे एनर्जी सोर्सेज, स्पेशली फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बहुत कम है। लाइक पेट्रोलियम इतना नहीं है जितना गल्फ कंट्री पे, हमारा ज़्यादातर जो पेट्रोलियम है वो इम्पोर्टेड है, ठीक है। नेचुरल गैस इम्पोर्टेड है। फाइनली फिर तीसरा जो एनर्जी सोर्स है फॉसिल फ्यूल बेस्ड, जो हमारी इकोनॉमिकली सस्ता हो सकता है ना, वायबल हो सकता है, इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है, वो कोल ही है। बट कोल के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो पोल्यूशन कर रहा है। तो अब इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ प्रोसेसेस जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है कि कोल को हम हाईली पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स से लो पॉल्यूटिंग या लेस पॉल्यूटिंग, दो बुराइयां हैं, दो में से एक चुननी है, तो कम बुरे को चुनेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कोल को बर्न करना इज हाईली पॉल्यूटिंग, सो कोल को हम किसी ऐसे फ्यूल में कन्वर्ट कर दें जो थोड़ा कम पॉल्यूशन करे, सो दैट इज ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया टू रिजॉल्व, टू इंट्रोड्यूस दिस कोल गैसिफिकेशन। अब कोल गैसिफिकेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, कोल को एक चैम्बर में बंद किया एंड देन फिर उसको हीट अप किया, देन फिर इस कोल की हीटिंग से हमें एक गैसेस का मिक्सचर मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और पीछे जो बचेगा दैट इज हाई कार्बन कंटेंट बेस्ड कोल। यहाँ पर जो पीछे आपको मिल रहा है वो, इसका कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है और पोल्यूटिंग वैल्यू कम हो गई है, और यहाँ पर आपको एक गैसेस का मिक्सचर मिलेगा जिसमें मेजर पार्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, एंड दिस गैस मिक्सचर इज कॉल्ड सिन गैस या सिंथेसिस गैस। इस सिन गैस में हाइड्रोजन है, ठीक है, कुछ पार्ट इसमें मीथेन का भी होता है, मीथेन। इस सिन गैस ये एक इन्फ्लेमेबल गैस होती है, और इसको अगर हम बर्न करते हैं तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जा रहे थे वो जाने से रुक जाएंगे। सो कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस, उस कार्बन को फिर कोकिंग कोल बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और कोकिंग कोल हाईली एफिशिएंट कोल है जो स्टील इंडस्ट्री वगैरह में काम आता है। तो वो डिमांड, क्योंकि वो भी हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, कोकिंग कोल का ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ काम आ जाएगा। और ये जो सिन गैस है, ये सिन गैस जो है इसको हम एज ए फ्यूल गैस यूज कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ व्हाट, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक गैस इंडस्ट्री, और ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जा सकता है,
इसका एक एप्लीकेशन सिन गैस का और क्या हो सकता है, सिन गैस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस methanol. methanol methanol कुछ ऐसा दिखाई देता है, हालांकि फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। मेथेनॉल दो सुने होंगे आपने, एक एथेनॉल एंड एक मेथेनॉल। एथेनॉल को भी बारे में हम स्टडी करेंगे, ये भी एक क्लीन फ्यूल हो सकता है और मेथेनॉल भी एक क्लीन फ्यूल हो सकता है। हाँ, ये इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, इसलिए हम मेथेनॉल को कुकिंग फ्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथेनॉल को हम पेट्रोल या जो है पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट यूज है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक विजन दिया था, दैट इज इंडिया नीड टू बी कन्वर्ट इनटू ए मेथेनॉल इकोनॉमी। एक मेथेनॉल इकोनॉमी बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हम इंडिया में, मीन्स उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम फॉसिल फ्यूल से हम क्लीन फ्यूल की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो किसी एक क्लीन फ्यूल पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी फ्यूल नीड्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लीन फ्यूल इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है। तो डाइवर्सिफाई करना होगा, कुछ आपको सोलर से लेना होगा जहाँ सोलर ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जहाँ पर विंड ज़्यादा डोमिनेटिंग है वहाँ विंड से लेना होगा, जहाँ पर बायोफ्यूल्स हो सकते हैं वहाँ बायोफ्यूल से। तो जो ईस्टर्न इंडिया है, स्पेशली झारखंड का जो रीजन है ना, असम का रीजन है, जहाँ पर कोल मिलता है, वहाँ पर कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स लगाए हैं ताकि कोल से हम सिन गैस प्रोड्यूस करें और सिन गैस को इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करें, या सिन गैस से हम मेथेनॉल प्रोड्यूस करें। ठीक है, एंड देन इस मेथेनॉल को हम कुकिंग फ्यूल के रूप में वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको प्रोवाइड करें। लाइक उज्ज्वला योजना है इंडिया में, है ना। उज्ज्वला योजना में क्या कहते हैं कि हम गैस सिलेंडर देंगे एलपीजी के, बट एलपीजी इज द इंपोर्टेड गैस, है ना, इंपोर्टेड, एंड इट इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल। सो अब फॉसिल फ्यूल से अपनी डिपेंडेंसी हटाने के लिए ईस्टर्न इंडिया में कैनेस्टर्स बना के मेथेनॉल के कुकिंग फ्यूल के फॉर्म में लोगों को सप्लाई करने का एक स्कीम है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इंडिया इनटू ए मेथेनॉल इकोनॉमी। मेथेनॉल इकोनॉमी, मेथेनॉल इकोनॉमी में इंडिया को कन्वर्ट करने की बात की गई है। सो दिस इज कोल गैसिफिकेशन, conversion of coal to highly polluting fuel to low polluting fuel। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर। इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए यूजलेस है, हाइड्रोजन पे हमें कंसंट्रेट करना है, एंड देन फिर मीथेन पे कंसंट्रेट करना है, और फिर इसको डायरेक्ट भी एज ए गैस यूज़ किया जा सकता है और इसको मेथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए ईस्टर्न इंडिया में, झारखंड में और असम में स्कीम की गई है, कन्वर्जन ऑफ इंडिया इनटू मेथेनॉल इकोनॉमी विजन के अंडर, एंड देन फिर मेथेनॉल के कनेस्टर्स बना करके कुकिंग फ्यूल में एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल में फ्यूचर में इसको यूज़ किया जाएगा। सो दिस इज कोल एंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। समझ में आ गया? ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट था 6000 करोड़ का गैसिफिकेशन स्कीम कोल मिनिस्ट्री का, तो ये एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर दिया है ये। ठीक है, इससे लिग्नाइट को गैसिफिकेशन करके जो बात मैंने अभी आपको बताई है वो की गई है। ठीक है, अब कोल के एडवांटेजेस आपको अगर मैं लिखने को बोलूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोल गैसिफिकेशन, बता पाएंगे? ओके, ठीक है, यही है। ठीक है, क्लीनर, क्लीनर नॉट क्लीन, क्लीनर देन डायरेक्ट बर्निंग कोल। ठीक है, एंड देन फिर एफिशिएंसी हाई हो जाती है, कोल बर्निंग से जो हीट आ रही है उसकी एफिशिएंसी, और मेथेनॉल बर्निंग या सिन गैस को अगर आप चैम्बर में बर्न करते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंस आएगा, वो हायर हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, वर्सेटिलिटी, इनहेंस्ड एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, व्हाई एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स, मैंने अभी आपको बताया कि आप एलपीजी नेचुरल गैस इंपोर्टर है इंडिया, और आप बड़ी पॉपुलेशन को अगर मेथेनॉल के अंडर कवर कर देते हैं या सिन गैस के अंडर कवर कर देते हैं तो आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा और आपकी एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री की ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी।
तो ये सारी बातें आप जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? सो मैंने आपको बताया था कोल कैसे बना है। वेजिटेशन धीरे धीरे टाइम के साथ अगर अर्थ के अंदर जाना शुरू कर दे और हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में वो कोल में कन्वर्ट होगी। सिमिलरली अगर जो ओशन, जो प्री हिस्टोरिक एरा में, मीन्स पेलियो जुरासिक एरा की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, टर्शरी एरा की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पीरियड में जो ओशन ऑर्गेनिज्म थे, ओशन में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो जब मरते थे तो वो धीरे धीरे ओशन का जो बेड है उसमें सेटल होने लग जाते थे और धीरे धीरे एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर बनती है एंड देन फिर हाई प्रेशर कंडीशंस में वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। वो अंदर टर्शरी रॉक्स में धीरे धीरे ओशन बेड में पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है एग्जैक्टली? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है जो ब्लैक कलर का एक कीचड़ जैसा कुछ टेक्सचर में आपको दिखाई देता है, ठीक है। एंड देन फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे, मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है, मींस कार्बन कार्बन कार्बन। एंड देन अभी फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया कि जू प्लैंक्टन्स और जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको, उनके जो डेड रिमेन्स है उनसे ये डेवलप होता है। एंड देन लाइक ऐसे होता है कुछ, ये एक प्लांट का मैंने एक इमेज आपके लिए डाल दिया है। तो लाइक क्रूड ऑयल एक ब्लैक सब्सटेंस है, देन फिर उसको हीट अप किया जाता है। तो इसमें जितने भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उन सब का जो इनका जो वेपर में कन्वर्ट होने का जो पॉइंट है ना, वो अलग अलग होता है। सबसे कम होता है पेट्रोल का, एंड देन फिर उसके बाद डीजल का, फिर अलग अलग सबका होता है। तो इसको जब हीट अप करते हैं तो सबसे पहले वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? जिसका सबसे कम पॉइंट होगा, देन वो सबसे एक लेवल पर जाकर के एक पाइप से उस गैस फॉर्म में वो निकल जाएगा, देन उसको फिर से ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। एंड देन फिर अलग अलग आउटलेट से ये सारे निकलते जाएंगे और फिर ये जो है इसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन, लाइक पेट्रोलियम गैस, ठीक है। देन फिर पेट्रोल व्हीकल में आप यूज़ कर रहे हैं, फिर नेफ्था ये एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देन फिर पैराफिन ये एविएशन फ्यूल होता है। देन फिर डीजल हैवी व्हीकल्स के लिए, फिर फ्यूल ऑयल, फिर लुब्रिकेंट्स बचते हैं, फिर लास्ट में बिटुमिन बचता है जिससे रोड बनाने का काम किया जाता है। यस यस, इतना इतना टेम्परेचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है ना, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कम निकलती है, उसके बेसिस पर है, ठीक है। हाँ हाँ, वो बरी होते हैं और फिर वो एक मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होता है, राइट। सो ये पेट्रोलियम है। इसमें इसको डायरेक्ट ऐसे यूज़ किया जाता है। इसको क्लीन फ्यूल बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज़ की जा सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमारी लाइफ से सबसे ज़्यादा कौन सा है? पेट्रोल है। तो कैसे इसको क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्लीनर में, क्लीन नहीं, क्लीनर में। नहीं, वो कन्वर्जन कहाँ हुआ? जब चालू करोगे तब तो हो ही जाएगा ना। क्लीनर में अब एक स्कीम हम आगे पढ़ेंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो उसमें क्या होगा? पेट्रोल है, उसमें 20% तक एथेनॉल उसमें मिला दें तो फिर आपका ये क्लीनर हो जाएगा। मीन्स ज़्यादा पॉल्यूटिंग था उससे थोड़ा कम पॉल्यूटिंग हो जाएगा, ठीक है। वो हम हाँ अभी उसके बारे में बात करेंगे एथेनॉल के अंदर, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ओके, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस में क्या डिफरेंस है? और नेचुरल गैस? और बताएं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस में क्या डिफरेंस है, तो पेट्रोलियम गैस जिसको हम गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलपीजी,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, जबकि नेचुरल गैस में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन। मीथेन गैस, ठीक है ये भी फॉसिल फ्यूल, बट इसमें मेजर कंपोनेंट क्या है, मीथेन गैस। और पेट्रोलियम गैस में आपको एलपीजी वर्ड सुनने को मिले, जहां पेट्रोलियम गैस मिले तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन, उसके अलावा भी और इनके आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। जबकि नेचुरल गैस जब आपको वर्ड मिले तो दैट इज मीथेन गैस। अब ये जो नेचुरल गैस है ये नेचर में, तो अगर मैं बोलूं सीएनजी एंड एलपीजी, डिफरेंस कर पाएंगे? पीएनजी बोलूं, नेचुरल गैस, सो दिस इज नॉट पेट्रोलियम गैस। जो अब पीएनजी दी जा रही है, अब पाइप्ड नेचुरल गैस दी जा रही है, घरों तक पाइप के थ्रू पहुंचाई जाएगी एंड देन फिर उससे आपके गैस सिलेंडर जो कुकिंग फ्यूल के रूप में काम आएगी। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया? मीथेन गैस, अब ये जो नेचुरल गैस है ये एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है और ये नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिलती है। इट इज फाउंड इन नेचर इन वेरियस फॉर्म, ऑन बेस्ड ऑन दोज फॉर्म वी नेम इट डिफरेंटली, नाम अलग अलग होंगे। लाइक शेल गैस, फॉर्म्स की बात मैं करूं इसकी, शेल गैस या कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन या गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट, एक एक करके इनकी बात करते हैं। शेल गैस मीन्स जो अर्थ के नीचे टर्शरी रॉक्स होती हैं, शेल्स होती हैं। लाइक मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये अर्थ सरफेस जो इसके लेवल है, इसमें कोल फील्ड्स होते हैं, वहां पर जो पॉकेट्स होते हैं, लाइक एक डायग्राम बना के देखते हैं इस तरह से। ये है, सपोज कीजिए यहाँ कोल फील्ड है, कोल फील्ड्स, यहां पर जो होलो पॉकेट्स होते हैं वहां पर ट्रैप्ड मीथेन है। अगर वहां मीथेन ट्रैप है दैट इज कॉल्ड कोल बेड मीथेन। कोल रॉक्स के अंदर जो होलो एरियाज होते हैं वहां पर, अर्थ की सरफेस के गहराई में टर्शरी रॉक्स होती है, ठीक है। इन रॉक्स के अंदर भी जो मीथेन गैस ट्रैप हुई है उसको हम क्या कहेंगे, शेल गैस, मींस रॉक गैस। टर्शरी रॉक्स अर्थ की सरफेस में एक एरा में निर्मित होती है, ठीक है, और वहां पर जो मीथेन गैस ट्रैप है दैट इज शेल गैस। कोल फील्ड्स में जो कोल रॉक्स है उनके अंदर जो मीथेन गैस ट्रैप है दैट इज कोल बेड मीथेन। और वाटर के साथ ओशन की जो बेड है उसमें अगर वाटर के साथ क्रिस्टल फॉर्म में अगर मीथेन गैस ट्रैप है दैट इज गैस हाइड्रेट। बस इनके नाम चेंज है, फ्यूल कौन सा है दैट इज मीथेन, मीथेन, बस ये डिफरेंस है। रॉक्स में है अगर टर्शरी रॉक्स में स्पेशली दैट इज शेल गैस, कोल बेड में है तो कोल बेड मीथेन, और वाटर के साथ क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिल रही है दैट इज गैस हाइड्रेट या क्लेथरेट भी इसको कहते हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सो शेल रॉक फॉर्मेशन में डीप में जो है मीथेन गैस जो ट्रैप है दैट इज कॉल्ड शेल गैस। ये कहाँ मिलती है इंडिया में? ये जो रीजन है इंडिया के, यहाँ अर्थ की गहराई में शेल जो है गैस मिल रही है, ठीक है। ये जो यूपी का कुछ इलाका है, ठीक है, कुछ पठार जो प्लेटू एरिया, ठीक है, केजी बेसिन के पास, ठीक है, ये इलाके जो हैं यहाँ पर शेल गैस इंडिया में मिल रही है। कमर्शियल प्रोडक्शन क्या शेल गैस को हो पाया है? सो नहीं, है ना। 2012 में 13 में ये काफ़ी
डिस्कशन में थी क्योंकि इसकी खोज हुई थी, काफ़ी सर्वे किया गया था कि इंडिया में शेल गैस मिलेगी, और यूएसए ऑलरेडी शेल गैस प्रोड्यूस जो है प्रोडक्शन कर रहा है। वाई यूएसए क्यों इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है? टू रिड्यूस इट्स पेट्रोलियम इम्पोर्ट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज से पेट्रोलियम पे बहुत डिपेंड करता है, और वहाँ से वो अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए शेल गैस पे आ गया। इंडिया में भी इसकी डिस्कवरी हुई, इंडिया में भी ये देखा गया, सर्वे में शेल गैस मिली, बट इंडिया में ये कमर्शियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये है बिकॉज इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है तो एक प्रोसेस यूज किया जाता है, फ्रैक्चरिंग क्रैकिंग प्रोसेस। फ्रैक्चर क्या क्रैकिंग, उसमें क्या किया जाता है, लाइक यहाँ पर शेल गैस है, यहाँ पर ड्रिल करेंगे एंड देन फिर इसमें वाटर, सैंड एंड कुछ केमिकल्स का एक मिक्सचर हाई प्रेशर के साथ अंदर छोड़ा जाता है, और वो इतना हाई प्रेशर के साथ अंदर जाता है, ये जो रॉक है इसमें क्रैक्स पैदा कर देता है, एंड देन फिर क्रैक होने के बाद गैस रिलीज होती है और फिर वो पाइप के थ्रू बाहर आ जाती है। बट इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सॉइल, सैंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स। तो इसका व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ शेल गैस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, या व्हाट इज चैलेंज, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ शेल गैस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अबॉर्ट कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, वो ये था कि इंडिया में एक पानी बहुत, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इंटेंस है बहुत ज़्यादा, हमें अपनी फूड सिक्योरिटी अगर इंश्योर करनी है तो पानी को बचाना पड़ेगा, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। देन फिर सैंड, नॉर्मली फ्रेश वाटर जाता है इसके अंदर केमिकल्स के साथ उसका मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड, सैंड चाहिए, आप रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं सैंड इज़ वेरी मीन्स स्कार्स रिसोर्स नाउ, है ना, बहुत कम है, और इसकी स्मगलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना, इलीगल माइनिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम सैंड को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ केमिकल्स, तो जो केमिकल्स इसमें इंजेक्ट किए जाएंगे वो ग्राउंड वाटर पॉकेट्स को जो होंगे कंटामिनेट करेंगे। सो इस प्रोजेक्ट को, शेल गैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को इंडिया में रोक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, what are the issues with shale gas extraction? So one is consumption of fresh water, ठीक है, sand, potential of groundwater contamination due to chemical usage, and when we crack the internal rocks of earth, so it can cause earthquakes or seismic activities। तो इन तीन रीजन से इसको अबॉर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो कोल माइंस होती है उनके अंदर जो होलो पॉकेट्स होते हैं वहां पर जो मीथेन गैस ट्रैप है। वाई मीथेन गैस? मीथेन गैस जहां भी बायोमास डीकम्पोज हो रहा है वहां पर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इन्वायरमेंट में बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, बस एक लाइन में, बायोमास जहां डीकम्पोज हो रहा है वहां मीथेन गैस आपको मिलेगी। शेल गैस भी डेफिनेटली जो प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म जो जमीन के अंदर चले गए वहीं से ये आई है, ठीक है। तो कोल बेड मीथेन, कोल के लिए मैंने आपको बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास जो है मार्श लैंड में, बॉग्स में जब दबता चला गया तो वहाँ पर जब वो डीकम्पोज हुआ होगा तो वहाँ पर भी मीथेन गैस बनी होगी और वो उन कोल रॉक्स में ट्रैप होकर रह गई। पहले क्या होता था कि जब माइनिंग होती थी तो वो ड्रिल करते थे एंड देन फिर गैस रिलीज हो जाती थी, उसमें कभी आग भी लग जाती थी तो उसके लिए वो लालटेन वगैरह डालते थे। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ में आया कि एक फ्यूल हो सकता है, हम इसको रिलीज क्यों करते हैं इतनी आसानी से। देन फिर इसको एक्सट्रैक्ट या एक्सप्लोइट करने का काम शुरू कर दिया कि इसको एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते हैं, देन इसको पाइप के थ्रू बाहर निकालते हैं। वो ऐसे कि आग लग जाती है तो एक लालटेन वहाँ पर डाली जाती है या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वहाँ पर गैस है या नहीं, ठीक है। अगर उसका फ्लेम बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उससे ये पता चलता है, ठीक है। तो अब कोल में जो मीथेन गैस है उसको एक क्लीन फ्यूल मानते हुए उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोजेक्ट लाए गए। तो इंडिया में कोल फील्ड से वहाँ पर कोल बेड मीथेन प्रोडक्शन किया जाता है एंड देन फिर मीथेन गैस है उसको सीएनजी के फॉर्म में, ऑटोमोबाइल फ्यूल्स में या इंडस्ट्रियल फ्यूल में या फिर कुकिंग डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है,
ठीक है, कूल बेड मीथेन। सो दीज आर द फील्ड्स ऑफ कूल बेड मीथेन इन इंडिया। लाइक जहाँ भी आपको कोल मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको कूल बेड मीथेन मिलेगा। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ठीक है, फिर ये असम, नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है, यहाँ पर आपको कूल बेड मीथेन मिलेगा। नेक्स्ट इज मीथेन हाइड्रेट। तो एग्जैक्टली क्या है, मीथेन गैस है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रैप हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये ट्रैप हो जाती है, तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें ये जो वाइट पार्ट है ये पत्थर है, देन वाइट पार्ट जो है ये क्रिस्टल्स है। तो ये गैस हाइड्रेट या मीथेन क्ले थ्रेट इसको कहा जाता है। इस फॉर्म में ये वाटर जो है पानी के जो ओशन, रिवर बेड्स, ओशन बेड्स, इसमें आपको ये मिलती है, ठीक है, वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर फेवरेबल कंडीशन में आ जाता है, देन फिर ये क्ले थ्रेट बनती है, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, लाइक परमाफ्रॉस्ट में। परमाफ्रॉस्ट में मीथेन गैस होती है, लाइक मिट्टी है, मिट्टी में कुछ बायोमास गया और उसका डीकम्पोजिशन चल रहा है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हुआ, तो जो मीथेन गैस जनरेट हुई वो एटमॉस्फेयर में जाने के बजाय मिट्टी के जमने की वजह से मिट्टी परमाफ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो गई, तो उसी में ट्रैप होकर रह जाती है। सो परमाफ्रॉस्ट जहाँ जिन आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। देन फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में मिल जाएगी, ठीक है, ये पिंक रीजन है, ठीक है। देन फिर इनलैंड लेक्स एंड सीज में और आर्कटिक आइस में, एंटार्क्टिक आइस में आपको ये इसके रीजन है जहाँ पर ये मिलती है। आइस के अंदर ट्रैप हो गई है एंशियंट बायोमास से ओशन बायोमास में। हाँ, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है, कॉन्टिनेंट्स है, और जहाँ पर जो उनका जो पार्ट है जो समुद्र, जो ओशन में डूबा हुआ है, वहाँ पर जो बायोमास है उनको वहाँ पर एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन बनती है जहाँ पर गैस हाइड्रेट के रूप में जो है मीथेन एंड वाटर क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये सारे रीजन हैं जहाँ पर ये बनती है, और फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड एज ए फ्यूल इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, CH4। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड, थर्ड, थर्ड सही है। मीथेन गैस को ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने में लगते हैं 12 ईयर्स, 1 डिकेड है ना, 12 ईयर्स या इससे कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, तो 1 to 2 डिकेड इसमें आ जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों सही है, 12 ईयर्स। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है एक और, आप एनालाइज कीजिए, इज एक्सप्लोइटिंग natural gas resources and using methane gas as fuel to replace other fossil fuels, petroleum fuels and coal, a good idea for environment? मीथेन गैस को पेट्रोलियम और कोल को रिप्लेस करने के लिए नेचुरल गैस को एक्सप्लोइट करना क्या एक अच्छा आइडिया हो सकता है? नहीं, फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स इट्स गुड, है ना, पेट्रोलियम से बेटर है, कोल से बेटर है, तो फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स इट्स गुड, बट फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स इट्स नॉट गुड। वाई? बिकॉज फाइनली नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल, और हमने नेचर ने जो कार्बन को अपने अंदर संभाल के रखा हुआ है, हम उसको इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। इस मीथेन गैस को निकाल के हम बर्न कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये, शॉर्ट टर्म लाइक सपोज दिल्ली में पॉल्यूशन की सीवियर प्रॉब्लम है, सो अगर हम वहाँ पर नेचुरल गैस को एज ए फ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, बट लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इसका क्रिटिकल एनालिसिस यही हो सकता है कि फाइनली हम नेचर में ट्रैप्ड कार्बन को बाहर निकाल रहे हैं और कार्बन बैलेंस को खराब कर रहे हैं।
HCNG नेचुरल गैस को अगर हम कंप्रेस करें तो ये एक ऑटोमोबाइल फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी एक एनर्जी एफिशिएंसी होती है। एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इस गैस को ब्लेंड कर दें अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ अगर हम इसको ब्लेंड करें, सो इन दिस केस क्या होगा, एक एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी। देन इंजन्स में ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, तो फाइनली आपको एक एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड HCNG। और अब HCNG बेस्ड कार भी मार्केट में इंट्रोड्यूस होने लगी है। तो ये एक नया फ्यूल है जो CNG नेचुरल गैस को थोड़ा सा हाइड्रोजन के साथ ब्लेंड करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है। नेक्स्ट, ठीक है, CNG डायरेक्ट भी यूज की जा सकती है, लेकिन इंजन को जो है ना, जो पावर होता है वो हाइड्रोजन ब्लेंड करने के बाद ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या करें, तो CNG में अगर हाइड्रोजन ब्लेंड कर देते हैं, हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, CNG कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन कर रहा है, सो अगर हम इसको हाइड्रोजन ब्लेंड कर देते तो कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल सेविंग होगी, हाइड्रोजन को हम बना सकते हैं लेबोरेटरी में, जबकि नेचुरल गैस को हम एक्सट्रैक्ट ही कर सकते हैं, सो सेविंग ऑफ फ्यूल। लाइक सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पेट्रोलियम में एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, तो एथेनॉल आप लैब में बना सकते हैं, फैक्ट्री में बना सकते हैं, पेट्रोलियम नहीं बना सकते, तो ब्लेंड करने से आपकी फ्यूल सेविंग होगी। ठीक है, ज़्यादा मिनिमम मॉडिफिकेशन में काम हो सकता है ये। ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में ये यूज किया जा सकता है। हाँ, मैंने बताया ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब मैंने नेचुरल गैस बोला तो कौन क्या है उसका मेजर, मीथेन। केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, मीथेन हुआ। मीथेन गैस हार्मफुल कैसे है पहले आप बताइए। हाँ बिल्कुल होता है, और उसको जब आप एज ए फ्यूल यूज करेंगे तब भी कार्बन एमिशन होगा, लेकिन पेट्रोलियम के कंपैरिजन में कम हार्मफुल है। आप पेट्रोलियम फ्यूल को यूज करना बंद कर देंगे, अब मीथेन गैस को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं। अगर नेचुरल सोर्सेज से कर रहे हैं तो ठीक है, अभी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पेट्रोलियम से तो पीछा छूटा। अब फ्यूचर में कैसे मीथेन आपको आर्टिफिशियल सोर्सेज से लानी है वो अब हम बताएंगे, तो वो हार्म जो आप सोच रहे हैं ना वो भी कम होने लगेगा। बस ये कंप्रेस मीन्स उसकी डेंसिटी बढ़ाई जाएगी ना। मीथेन गैस इतनी इनफ्लेमेबल नहीं होती है जितनी पेट्रोलियम गैस होती है या पेट्रोल होता है, तो उसको इसकी डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तभी वो एक तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी। आपकी कार में लंबी दूरी में जा रही है, सपोज कीजिए आपकी कार या बस, तो ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल चाहिए तो उसको कंप्रेस करना होगा, उसका वॉल्यूम कम वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीथेन लाना पड़ेगा, सो दिस इज कंप्रेस्ड। ठीक है, ये है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, HCNG ब्लेंडिंग के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्रीज बनाना एक डिसएडवांटेज है। लार्ज स्केल पर इसको कमर्शलाइज करना भी बहुत इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। एंड देन CNG से अगर आप फ्यूल आप व्हीकल को चला रहे हैं और HCNG से चला रहे हैं तो डेफिनेटली कौन सा सस्ता रहेगा, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे, CNG को करेंगे। सो ये इकोनॉमिकली अभी इतनी वायबल नहीं है कि ये CNG को इजीली रिप्लेस कर दे। पावर ज़्यादा मिल रही है ना, बट अगर इकोनॉमी देखी जाए तो फिर बहुत से लोग इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, वन बी, वन ओनली वन एंड ओनली फोर।
2 एंड 3, राइट, मीन्स एलिमिनेट करके भी आप निकाल पा रहे हैं ना। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि कंप्लीट एलिमिनेशन कभी नहीं करता है ना। सीएनजी अभी भी कंबशन हो रहा है सीएनजी का, तो कंप्लीट एलिमिनेशन तो नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, व्हाई इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, अगर आपको पता नहीं भी है तो भी फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, लेस एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज, है ना, इट इज एक्सपेंसिव देन, सो ऑटोमेटिकली आपका, ठीक है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब हमने ये देखा कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज है उनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या इन्वायरमेंटल मेजर जो डिसएडवांटेजेस है, इन्वायरमेंटल है या इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों, फॉसिल फ्यूल लिमिटेड अमाउंट में है और उनको एक्सट्रैक्ट करना हो रहा है हमें, तो वहाँ इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज आएगी। सपोज पेट्रोलियम, तो इंडिया में पेट्रोल में इतना है ही नहीं, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा, तो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज। और फिर इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेजेस की भी आप आराम से बता सकते हैं, कार्बन एमिशन, अदर एयर पोल्यूटेंट ये देते हैं। तो अब हमको शिफ्टिंग करनी होगी क्लीनर फ्यूल्स की तरफ, है ना, या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, जो हम अपने डोमेस्टिक में ही अपने एनर्जी रिसोर्स को एक्सप्लोइट कर सके, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़े, और प्लस वो हमारे पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। सपोज करें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है कोल से, सूरतगढ़, कोटा थर्मल, है ना, यही है। तो क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल इको फ्रेंडली माने जाएंगे? आपने जिस इलेक्ट्रिसिटी से उसको चार्ज किया है वो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद आ रही है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आप कंप्लीटली अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर भी दे तब भी वो इको फ्रेंडली नहीं माने जाएंगे या जीरो कार्बन व्हीकल्स नहीं माने जाएंगे। कैसे सही है? सपोज कीजिए दिल्ली में 2 पावर प्लांट्स हैं, एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है, सपोज क्या है, रियल में है ऐसा, और एक वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट है, यानी आपका कचरा है उसको वो बर्न करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सारी दिल्ली की गाड़ियां मैंने इलेक्ट्रिकल कर दी और वो सब अपने घरों से चार्ज कर रहे हैं उसे, और वो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उन 2 पावर प्लांट से। तो अब बताइए दिल्ली के पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सही होगी? सब लोग अगर अपनी गाड़ियों को चार्ज करेंगे तो ज़्यादा कोल और ज़्यादा वेस्ट बर्न करना पड़ेगा, सो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ज़्यादा डाइऑक्सिन्स आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे। पेट्रोल के कंपैरिजन में सही है, लेकिन अभी भी वो उसको, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप उसे कंप्लीटली इको फ्रेंडली या जीरो कार्बन या लो कार्बन व्हीकल कहेंगे? नहीं, वो इनडायरेक्टली एमिशन कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है। अब आपकी गाड़ी के साइलेंसर से एमिशन नहीं आ रहा है, वो पावर प्लांट से एमिशन आ रहा है। पावर प्लांट में डिमांड बढ़ेगी तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ, यस यस। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कार्बन फ्री बनाना पड़ेगा, और जैसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कार्बन फ्री करेंगे धीरे धीरे हमारी कम्यूटिंग कार्बन फ्री हो जाएगी और दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी कार्बन फ्री हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिसिटी को कार्बन फ्री बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल से या फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स से कन्वर्ट करके कहाँ लाना पड़ेगा? रिन्यूएबल सोर्सेज में या कार्बन फ्री सोर्सेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोलर या फिर विंड या फिर न्यूक्लियर, एंड अगर कहीं जियोथर्मल पॉसिबल है तो जियोथर्मल, ओशन थर्मल पॉसिबल है तो ओशन थर्मल, टाइडल पॉसिबल है तो टाइडल, और करंट बेस्ड वेव बेस्ड एनर्जी पॉसिबल है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट रखा है 2030 तक वो अपनी टोटल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में से 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। उसमें उसको भी इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। 280 गीगावाट सोलर से, 140 गीगावाट विंड से, 10 गीगावाट बायोमास एंड
70 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से अचीव करना चाहते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, नॉट लार्ज। ऐसा क्यों? नॉट लार्ज, वाई? स्पेशली जिन्होंने एनवायरमेंट कंप्लीट किया है। यस, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए बड़ा रिजर्वायर बनाना होता है, और बड़ा रिजर्वायर बड़े लैंड मास को अपने अंडर कवर कर लेता है, जिसमें बहुत सारा वुड या डेड बायोमास मिलेगा, एंड देन फिर वो डीकम्पोज होना शुरू करेगा पानी के अंदर। डीकम्पोज होने से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी और वो एटमॉस्फेयर में जाएगी। हाँ, स्मॉल स्मॉल यानी छोटे पावर रिजर्वायर्स में, और वो मीथेन गैस जा रही है अगर एटमॉस्फेयर में और ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, तो फिर पूरा आपका पर्पस ही खत्म हो गया। सो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स को इन्होंने कहा है, लार्ज को नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स है, ये आपको पता होना चाहिए, और टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट करती है कि हमने इसमें से कितना अचीव कर लिया है। अप्रोक्स 402 गीगावाट का टारगेट इंडिया अचीव कर चुका है, और बहुत फास्ट काम कर रहा है इसमें, जिसमें से 97 अप्रोक्स सोलर में, 45 के करीब विंड में, है ना, 5 के अप्रोक्स 5 गीगावाट इसमें बायोमास में अचीव कर चुका है गवर्नमेंट। ठीक है, ये डेटा आप अपडेट करती रहती है। ओके, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, थोड़ा सा फन करने का मन आया मेरा, तो मैंने इसमें ये फोटो ऐड कर दी। देखिए, सोलर एनर्जी ये पुरानी है, ये डाटा 72 के करीब, ठीक है, अब 90 के से हाई हो गया है। ठीक है, ये बाईजूस में करते थे हम लोग इस तरह की, बहुत सारे तो मैंने डिलीट किए हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं हम सोलर। हाँ, अभी अचीव इतना हो पाया, अभी 90 प्लस हो गया है ना, हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 402 का अचीव कर लिया है 500 में से, आउट ऑफ 500। विंड में ज़्यादा कर लिया है, ओवर हो गया है विंड में, टारगेट से आगे जा रहा है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, है ना। तो अब सोलर जो पावर है, अब मैं उस बात को फिर से डिस्कस करता हूँ। एक पीपीटी ऐड हो सकती है क्या यहाँ पे? ओके, हाँ, यहीं पे कर लेते हैं हम। देखिए, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी दो मेथड से जनरेट होती है। वन इज बेस्ड ऑन सोलर फोटोवोल्टिक पावर एंड अनदर वन इज सोलर थर्मल। सोलर थर्मल पावर, ठीक है, सोलर थर्मल पावर। फोटोवोल्टिक क्या है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फोटोवोल्टिक इफेक्ट का थ्योरी दिया था, जिसमें एक सरफेस पर अगर एक फोटोन, लाइट का एक पैकेट अगर टच गिरता है, देन उस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को वो स्टिमुलेट कर देगा, और फिर वो एक जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था वो एक डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। ठीक है, अगर वो एक डायरेक्शन में मोशन करेगा तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कोई बता सकता है ना? इलेक्ट्रिसिटी इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो हो रहा है ना, कि अगर चार्ज किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव, रेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में होता है तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस में रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर किधर। जैसे एक फोटोन आया, लाइट का एक पैकेट आया, ठीक है, ये फोटोन जैसे इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन फिर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, और देन दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन की हमेशा अपोजिट होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे अपने आप पता चल जाएगा। वैसे तो पढ़ लेनी चाहिए, आपने 10th तक तो पास किया हुआ ही है ना। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इन्होंने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक डिवाइस बनाई जिसमें सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर की एक प्लेट बनाई गई, और इस सेमीकंडक्टर प्लेट पर जब लाइट गिरती है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना शुरू कर देती है, और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मिलने लग जाता है अपने आप ही। सो दिस इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स। यस, ये पैनल्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फोटोवोल्टिक, ये सिलिकॉन और दूसरे मटेरियल्स जिसमें जर्मेनियम वगैरह भी डाला जाता है, उनका एक मिक्सचर होता है, उसका एक क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर बना होता है, एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकेंड इज सोलर थर्मल। सोलर थर्मल में क्या होता है, एक मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मुझे जनरेटर का आर्मेचर को रोटेट करवाना है, ठीक है। और जनरेटर का आर्मेचर हम यूजुअली कैसे रोटेट करवाते हैं, हीट से स्टीम से टरबाइन रोटेट, या विंड के सामने टरबाइन वो रोटेट करेगा, या पानी की फ्लो है उसके अंदर टरबाइन लगा दिया और उस फ्लो से टरबाइन रोटेट हुआ, आपका जनरेटर का आर्मेचर रोटेट हुआ, हो गया। अगर मैं सोलर एनर्जी से स्टीम बना लूं तो मेरा टरबाइन रोटेट हो जाएगा और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देने लगेगा। यहाँ एक ड्रॉबैक ये है कि जब तक सूरज की रोशनी मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जैसे ही सनलाइट गई, इलेक्ट्रिसिटी खत्म। यहाँ पर मैं हीट को स्टोर कर लूँ अगर सनलाइट की, तो क्या हो, तो मैं रात में भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूँ। सो दिस इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सोलर थर्मल। ये फोटोवोल्टिक, ये रात में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता है। सोलर थर्मल में आप क्या कर रहे हैं, जो सन हीट है उसको स्टोर कर रहे हैं, उससे स्टीम बना रहे हैं, उससे फिर आपका जनरेटर रोटेट कर रहे हैं। स्टीम, हाँ अब बताता हूँ कैसे। देखिए, एक डायग्राम बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, या बना हुआ होगा। ये तो आपका सोलर फोटोवोल्टिक, ये समझ में आ गया। ये आप देख भी सकते हैं, कई छतों पे लगा हुआ मिलेगा। एंड हाँ, फ्रेश वाटर यूज होगा। नमक का पानी फिर पाइपलाइन को चोक कर देगा। जैसे नमक में से पानी स्टीम बन के निकल जाएगा, पीछे बचा क्या, नमक। तो अब ये एक काम और हो गया आपके। देखिए, यही प्रॉब्लम है, हम स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं। इतना नमक निकलेगा कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे तो कंसंट्रेट बाद में करेंगे, पहले नमक बेचने में, नमक की कंपनी बन जाएगी आपकी, है ना। कोटा थर्मल की बजाय फिर कोटा नमक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, एक डायग्राम है। हाँ, दिस वन देखिए, एक टावर बनाया गया, दिस इज ए टावर, ठीक है। इस टावर के टॉप पर एक सब्सटेंस रखा गया। यूजुअली वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत सारी हीट को अपने अंदर स्टोर कर ले और आसानी से मेल्ट नहीं हो, है ना। कोई मेटल हो सकता है, लेकिन यूजुअली वो होता है NaCl, नमक, है ना। NaCl सॉल्ट होता है, उसको सॉल्ट आसानी से मेल्ट नहीं होता है। उस टावर के टॉप में इसको सब्सटेंस को रखा जाता है, और इस टावर के चारों तरफ बहुत सारे मिरर लगाए जाते हैं, ठीक है। एंड वो सारे मिरर कहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इस टावर के टॉप पे। बहुत कई हेक्टर्स में ये फैला हो सकता है, बहुत जितनी जिसकी कैपेसिटी। और ये दिन भर ये मिरर डेजर्ट में क्या करेंगे, सनलाइट को यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसके अंदर मौजूद जो सॉल्ट है वो मेल्ट होने लगेगा, इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा। एंड देन फिर एक पाइपलाइन इस टावर के इस पार्ट से निकाली जाती है। ये ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है, इसमें वाटर है, और जब यहाँ पहुंचेगा तो वो हीट लेगा वाटर, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। एंड देन फिर ये रेड पाइप है, ये स्टीम को कैरी कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। ब्लू पाइप वाटर को कैरी कर रहा है, यहाँ पर पहुंचा और फिर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, नहीं इसमें अब स्टीम है, और स्टीम पाइप लेकर आएगा और फिर यहाँ से स्टीम ड्रम में होगा, और फिर प्रेशर के साथ ये स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन आपके जनरेटर को की आर्मेचर को रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इसका एडवांटेज क्या है, ये इतनी हीट दिन भर में अपने अंदर स्टोर कर लेगा कि रात में भी ये स्टीम देता रहेगा, और रात में स्टीम देता रहेगा तो रात में भी पावर जनरेशन होती रहेगी। लेकिन वो पानी में मिल नहीं रहा है। ये कुछ ऐसा है, ये आपका कंटेनर है जिसमें NaCl है, ओके। इसमें बहुत गर्म है, इसके अंदर से मैंने पाइपलाइन को गुजारा है, पाइपलाइन में है पानी, नमक में जाके नहीं मिल रहा है, खुल नहीं रहा है, और वो रोटेट होकर के यूं जा रहा है।
सो नाउ अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और फिर जब ये यहाँ टरबाइन को रोटेट करेगा तो फिर से ठंडा होने लगेगा, तो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से अपने रिजर्वायर में चला जाएगा। सो डेजर्ट में भी इसको लगाया जा सकता है, तो वाटर रोटेट हो रहा है, क्लोज साइकिल में ही है, क्लोज साइकिल में होने की वजह से वाटर का लॉस भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप सोलर एनर्जी को रात में भी। सॉल्ट का होने का मतलब कि वो जो हीट है जो ये कंसंट्रेट करके भेज रहे हैं, वो लंबे टाइम तक कोई ऐसा सब्सटेंस अपने अंदर स्टोर करके रख सके, आसानी से वो हीट को एमिट नहीं करे। सॉल्ट इस तरह का हो सकता है, और भी सब्सटेंस यूज किए जा सकते हैं। हाँ, उन केसेस में कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल तो आपको कंप्लीट ग्रीन एनर्जी मिल रही है ना। साल का कुछ हिस्सा, स्पेशली हम राजस्थान की बात करते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में जाएं तो विंटर में भी इतना फॉग नहीं होता है, रोशनी होती है, ठीक है, होती है, ठीक। या सुनिए सुनिए मेरी बात, या विंटर का जो एपिसोड है वो थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, राइट। सो हमारा जो इंडिया है उसमें समर का एपिसोड लंबा होता है, उस टाइम हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी दे रहे हैं, और छोटा सा विंटर का एपिसोड अगर उसमें कुछ एनर्जी प्रोडक्शन कम भी होता है तो भी हम फिर भी बेनिफिट में। यस, तभी तो मैं डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहा हूँ, आपके एनर्जी सोर्सेज को आपको डाइवर्सिफाई करना होगा, सिर्फ फैक्ट्स नहीं, अब फैक्ट्स के साथ आपको आपका अपना एनालिसिस लाना होगा ना, ये आप एनालिसिस कर रहे हैं, दैट्स थिंग। ठीक है, तो ये है सोलर थर्मल पावर। सो आपको सोलर फोटोवोल्टिक पावर एंड सोलर थर्मल में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, चलिए हम फिर से अपनी पिछली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक। अब ये सोलर ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया गया, जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि सोलर पैनल का जो पावर प्लांट बनाया जाता है वो कई हेक्टर्स में या कई एकर्स में फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड का लॉस होता है। सो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए सोलर ट्री। इसमें क्या किया उन्होंने, सोलर पैनल को काफ़ी ऊंचाई पर एक पोल पे एक ट्री फॉर्म में, कुछ ऐसा ट्री फॉर्म में फिक्स कर दिया। तो आपने कम लैंड एक्वायर किया सिटी के अंदर ही, सपोज कीजिए एक बस स्टैंड हो सकता है, एक पार्क हो सकता है, नीचे लोग आराम से बैठ सकते हैं, उनके बैठने की जगह खराब नहीं हो रही है ना। हाँ, तो ये ट्री फॉर्म में है, तो कम एरिया में आपको ज़्यादा पैनल लगाने का एक इनोवेटिव आइडिया है। एग्रीकल्चर ऐसे कि अगर आप लार्ज एग्रीकल्चर या वाइल्ड लॉस ऐसे होता है कि अगर आप लार्ज एरिया पर सोलर पैनल ऐसे लगाते हैं, तो या तो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो पैनल के नीचे आप खेती कर सकते हैं, अगर वो वाइल्ड है, डेजर्ट है, तो उसकी भी कुछ इकोसिस्टम है ना, उस इकोसिस्टम का लॉस होगा। सो इसके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, एक सोलर ट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक फ्लोटिंग सोलर पैनल्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक वाटर बॉडी है, उस पर सोलर पैनल्स फिक्स कर दिए गए हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं। हाँ, इसमें भी ये है कि जो वाटर एक्वेटिक लाइफ है उस पर इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी फ्लोटिंग सोलर पैनल्स इंडिया में काफ़ी अच्छे से यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट लाया गया है कि कैनाल्स होती है, उसमें वाटर लॉस होता है एवोपरेशन के थ्रू, तो कैनाल्स को सोलर पैनल से ढक दिया जाए, एक कॉन्सेप्ट ये लाया गया है। ठीक है, और एक सबसे यस ऐसा किया गया है, गुजरात में किया गया है। कैनाल में तो वाटर फ्लो हो रहा है ना, उसका कोई इकोसिस्टम नहीं है, आपको पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाया गया है, दैट इज रूफ टॉप सोलर पैनल स्कीम। दैट इज, लैंड की कमी है तो आप पब्लिक को प्रमोट करो कि आप अपनी छत पे लगा लो, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एक तो आपके घर की नीड पूरी हो जाएगी, एंड फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो आप ग्रिड में दे दो, उसका आपको पैसा मिल जाएगा। सो ये रूफ टॉप सोलर पैनल, लाइक आपने अपने घर पे सोलर, आप ऐसे चर्चा करोगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, है ना, दूसरों को भी होता है ना। आपने अपनी छत पे सोलर पैनल लगवा लिया, आपके घर की नीड्स पूरी हो रही है, अगर कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जितनी आपकी घर की रिक्वायरमेंट है, तो उतनी पूरी होके एक मान लीजिए 10 यूनिट्स है, आपने 7 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी अपने सोलर पैनल से 3 यूनिट्स आपने गवर्नमेंट से ले ली, तो अब आपको बिल कितना पे करना पड़ रहा है, ओनली 3 का, 10 की जगह आपका बिल कम हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप 10 आउट ऑफ 10 यूज़ कर लें और आपको ना लेनी पड़ रही है ना देनी पड़ रही, ये हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि 10 यूनिट आपने जनरेट करी और 7 यूनिट आपकी घर की नीड है, तो बची जो एक्सेस 3 यूनिट है वो क्या होगा, वो जो पावर ग्रिड है उसमें चली जाएगी और वो किसी और के घर में यूज़ हो जाएगी, उसका आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपके बिल में कुछ मतलब
एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा। ये 3 केसेस में, ये दैट इज रूफ टॉप सोलर स्कीम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड स्कार्सिटी। ठीक है, ठीक है। ये फ्लोटिंग सोलर पैनल है, लाइक ये एक गुजरात का ही इमेज है जिसमें एक वाटर बॉडी है और उस पर एक सोलर पैनल्स की फ्लोटिंग वो सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, रिस्क क्यों है? अब इसका तो मेरा वो तो फिर इंसानों की जान को सोलर पैनल का क्या है। चलिए आइए, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है, ये सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस जो इस फ्लोटिंग, तो लैंड की जो है वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, एवोपरेशन नहीं हो रहा है वाटर का। तो वाटर बॉडी, सपोज कीजिए आपने एक वाटर बॉडी बनाई है सिटी के यूज़ के लिए, तो उसको उसमें आपको इकोसिस्टम डेवलप नहीं करना है, तो उसमें एवोपरेशन को रोक सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि सोलर पैनल गर्म होता है तो उसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी कम होती है। वाटर के ऊपर रहेगा तो उसकी कूलिंग भी होती रहेगी। सो एनर्जी जनरेशन एफिशिएंसी वाटर बेस्ड पावर प्लांट्स में ज़्यादा होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, रिड्यूस्ड एल्गी ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट होता है, इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे डिटेल में, दैट इज यूट्रोफिकेशन। अगर वाटर में कंटामिनेंट्स है, स्पेशली न्यूट्रिशन बेस्ड कंटामिनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन बेस्ड न्यूट्रिशन, तो वो न्यूट्रिशन एकदम से एल्गी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। सनलाइट चाहिए एल्गी को और वो न्यूट्रिशन चाहिए, और उसके बाद फिर वाटर बॉडी पूरी तरह से कंटामिनेट हो जाती है। यूट्रोफिकेशन में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। उस कंटामिनेशन को रोकने के लिए, एल्गी ग्रोथ को रोकने के लिए, आप अगर सनलाइट को ब्लॉक कर दें तो आपकी एल्गी ग्रोथ होगी। हालांकि एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी सॉल्यूशन है यूट्रोफिकेशन का। एनवायरनमेंट में डिस्कस करते टाइम ये बात मैं कभी नहीं बोलूँ, फिर आपको दूसरे सॉल्यूशन करने होंगे यूट्रोफिकेशन, बट एक टेम्परेरी सॉल्यूशन माना जा सकता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी? रिन्यूएबल, अभी हमने बात की, इको फ्रेंडली, लो कार्बन, है ना, है ना, लो एयर पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, है ना, लो एयर पोल्यूशन। ठीक है, वर्सेटाइल, एक बार आपने सोलर पैनल फिक्स करवा लिए, कर दिए कहीं, तो उनकी एज 25 ईयर्स अप्रोक्सीमेट 25 to 30 ईयर्स होती है, तो इतने टाइम तक वो वहाँ काम करता रहेगा। एक बेनिफिट ये है कि सोलर पैनल में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो नो मेंटेनेंस या वेरी लो मेंटेनेंस होती है, लेकिन लो मेंटेनेंस। वाई लो मेंटेनेंस? जिन मशीन्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ऑयलिंग, ग्रीसिंग और गियर्स के टूट जाने पर नए गियर्स फिक्स करना, ये सारा जरूरत होता है। जबकि सोलर पैनल में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, सो इट रिक्वायर्स वेरी लो मेंटेनेंस। ठीक है, पोर्टेबल ऑप्शंस, ठीक है, आप पैनल्स को आसानी से एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सपोज कीजिए कि एक एक्स कॉस्ट है उसकी, उसके बाद आपने फिक्स कर दिया, एक साल में वो एक्स कॉस्ट आपकी कवर हो गई, उसके बाद फिर आप सरप्लस में जा रहे हैं, तो आपको आपके कम जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बेटर रिजल्ट मिलता है। एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और सोलर पैनल फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, तो अब और ज़्यादा एफिशिएंट नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पैनल्स भी अब मार्केट में आने वाले हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लो नॉइज़, है ना, लो पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। नॉइज़ पॉल्यूशन कहाँ होगा अब आपको पता चलेगा जब हम विंड में आएंगे। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर? अगेन, बिना सब्सिडी के कोई आम आदमी रूफटॉप सोलर पैनल नहीं लगा सकता। फॉर डोमेस्टिक पर्पस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। डे लाइट इशू, रात में काम नहीं करता है। ठीक है, ये एक बड़ा इशू है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वल्नरेबल है, लाइक हेल स्टॉर्म हुआ तो उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से वो ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझेंगे एक साथ। सोलर पैनल हैव ए लार्ज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। टू मैन्युफैक्चर सोलर पैनल वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर।
and water is a very scarce resource. Second, solar panel after their expiry they produce large amount of इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना हार्मफुल होता है आप देखेंगे आगे, है ना. एंड मैन्युफैक्चरिंग में पॉल्यूशन हो रहा है, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग पॉल्यूशन होता है. सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, इसका जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको बढ़ा देते हैं. हमें फुटप्रिंट मीन्स इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट है. लाइक मेरा इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कुछ हो सकता है, आपका भी कुछ होगा. आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं कि आपका इन्वायरमेंट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है. तो सोलर पैनल का फाइनली लार्ज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट आने वाला है. वाई, ये जो बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर पैनल अभी गवर्नमेंट स्कीम्स में लगा रही है, 30 ईयर्स के बाद जब ये एक्सपायर होंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा कचरे का ढेर लग जाएगा जिसको आप डिस्पोज कैसे करेंगे ये सोचते रहेंगे. तो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी सोलर पैनल की पैरेलल में डेवलप होनी चाहिए. दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पैनल टेक्नोलॉजी. एंड ओवर दिस वी हैव एडवांटेजेस ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, है ना. इसके ऊपर जो एडवांटेज सोलर थर्मल एनर्जी के मिरर्स यूज हो रहे हैं और थर्मल पावर प्लांट की जो बॉयलर वगैरह यूज हो रहे हैं वहाँ पर. बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें लार्ज एरिया कवर करना होता है, वो प्रॉब्लम है सोलर थर्मल में. ये इन दोनों की कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है. आपको क्रिटिकली दोनों तरफ से बातें पता होनी चाहिए. फुटप्रिंट नेगेटिव सेंस में होगा, इन्वायरमेंट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट मैं ला रहा हूँ. यस, कार्बन फुटप्रिंट कार्बन के सेंस में आता है. और जब मैं बोलता हूँ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट तो फिर ओवरऑल कार्बन एमिशन भी उसमें आएगा, पॉल्यूटेंट कितने ऐड कर रहे हैं आप वो उसमें आएगा, कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं वो आएगा. तो सोलर पैनल रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पोल्यूशन आ रहा है इसमें केमिकल्स का, एंड देन फिर वेस्ट जनरेट करेगा एक टाइम के बाद. तो ये इसका ओवरऑल इन्वायरमेंट फुटप्रिंट की बात कर रहा हूँ. का स्टोर नहीं होती, उसके लिए आपको नहीं यूज़, या तो आप वहीं पे यूज़ कर लें या आप उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दे तो वो आपकी ग्रिड में एनर्जी डालता रहेगा और वो दूसरी जगह जाती रहेगी. मान लीजिए बाड़मेर में सोलर पावर प्लांट लग रहा है, ठीक है, आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है, ग्रिड में उसने एनर्जी डाल दी, वो उदयपुर सिटी में आ गया. तो उदयपुर के लोग, बड़ा शहर है, वहाँ लोग अपने एसी वगैरह, फ्रिज, है ना, राइट, बैटरी से स्टोर भी किया जा सकता है. अगर आपका डोमेस्टिक लेवल पर है तो आप बैटरी में उसको स्टोर करते हैं, इन्वर्टर बैटरीज में. प्लीज़ प्लीज़ दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है ना, प्लीज़, है ना, एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं. जो सीरियस है एटलीस्ट प्लीज़, है ना, उनको मत करिए. सो दिस इज सोलर पावर. ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए. अब एक फैक्ट आपको 10th लेवल पे अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, सही है. हाँ, पहले नहीं फाइनल आंसर दें, पहला दूसरों को भी अपने आप को फाइनल आंसर दें, है ना. ओनली वन, फर्स्ट सही है, ओके. सेकंड है जनरेटर. हाँ, यहाँ पर आपको 10th का एक कॉन्सेप्ट है कि फोटोवोल्टिक हमेशा डीसी जनरेट करता है ना, जबकि थर्मल में आप एसी डीसी कर सकते हैं. अगर आपने जनरेटर एसी रखा है तो एसी हो सकता है और डीसी रखा है तो डीसी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये वाला पार्ट गलत हो जाता है, ठीक है. ये 10th के लेवल की नॉलेज है आपकी. एंड क्या ये सही है? इंडिया में एक प्रोजेक्ट है राजस्थान में ही सोलर थर्मल पे, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं. आई थिंक उसकी डेडलाइन बढ़ा के 35 कर दिए, 2035 कर दिए. और वोल्टिक्स तो बहुत है ना, हर जगह आपको देखने को मिलेगा. आप यहाँ जाएंगे, आप आसपास की बिल्डिंग्स पर देखें.
अभी तक बना नहीं है इंडिया में, लेकिन अंडर मतलब उस पर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जो बनने वाला था लेकिन वो आगे बढ़ गई, उसकी डेडलाइन आगे बढ़ गई। हाँ, वो जैसलमेर में बनने वाला था, सोलर थर्मल पावर प्लांट, जो सूरज की रोशनी से स्टीम एंड स्टीम से फिर जनरेटर बेस्ड। पहला ऐसे सही हुआ, फोटोवोल्टिक्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा ही तो है। पैनल पे लाइट गिरी, लाइट हुई है ना, तो अरे लाइट मत, तो फिर लाइट का क्या मतलब निकालोगे आप? फिर तो हो गया। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो हमारी घरेलू भाषा में हम बोलते हैं लाइट जला दो, तो क्या मैंने उसमें आग लगा दी? मैंने बोला जला दो, तो क्या मैंने उसमें आग लगाई? ये तो हमारी घरेलू भाषा है, ऐसे आप यूज क्वेश्चन को सॉल्व करो। लाइट मीन्स लाइट, उसका हिंदी क्वेश्चन देखोगे तो प्रकाश लिखा हुआ मिलेगा आपको, दैट्स इट। अब ये लाइट है, तो मैंने तो बोला लाइट जला दो, तो क्या मैंने इसमें आग लगा दी? जलाया क्या मैंने? बटन में आग लगाई। ये इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, और बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में मारे जाते हैं। तो मैंने कब कहा कि सनलाइट में जला रहा हूं? मैंने कहा सनलाइट आ गई है रोशनी में, सूरज की रोशनी। आप मेरी बात समझिए, लाइट का मतलब होता है लाइट, नॉट दिस लाइट। लाइट मीन्स जो नेचुरल लाइट है, और उसका हिंदी में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा प्रकाश, यहाँ पर आपको लिखेगा प्रकाश, सूर्य प्रकाश नहीं लिखा रहेगा, ओनली प्रकाश लिखा रहेगा। ऐसे करोगे तो ओवर थिंकिंग में मारे जाओगे। मेरा एक दोस्त था, और हमारा राउज में एक स्टूडेंट भी था, वो बहुत सीरियस कैंडिडेट था, लेकिन वो ओवर थिंकिंग करता था, और उसका प्रीलिम्स में बहुत प्रॉब्लम आई थी। फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम निकला था, फोर्थ अटेम्प्ट में। 3 अटेम्प्ट तो उसके प्री भी नहीं निकल पाए थे, था, है ना? नहीं नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ, उसकी डेडलाइन आगे बढ़ गई है। इसमें क्या बता रहा है उसके डिटेल्स? थर्मल पावर प्लांट इंडिया में शायद कोई भी फंक्शनिंग नहीं है। ये डिस्कशन में आया था 13 में, तब बात हो रही थी कि थर्मल पावर प्लांट बनेगा, और राजस्थान में ये जगह भी लोकेट की गई थी, बट उसके बाद कोई अपडेट मिला नहीं है। आपको क्या दिखा रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल, हाँ, कोल बेस्ड थर्मल पावर, राइट राइट। नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफार्मर्स की बेसिस पर, स्टोर कभी नहीं करते बैटरी। हाई टेंशन लाइन से जाती है वो, स्टोर करेंगे तो इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाई टेंशन लाइंस होती है, जो पावर लाइंस होती है बड़ी। नहीं नहीं, आप कभी ट्रेवल करेंगे तो बहुत बड़े बड़े मतलब ऊंचे ऊंचे टावर्स दिखेंगे आपको, है ना, वो, है ना, एसटी लाइंस कहलाती है वो, है ना। नहीं नहीं दिखा रहा है ना, अभी फंक्शनिंग नहीं है। हाँ, तो फिर ये फंक्शनिंग में आ गया है ना, ठीक है। उस टाइम ये इसका वो आया था प्रपोजल। ओके, ये पढ़िए। बताइए, पंप्स तो डिस्कस किए ही नहीं। हाँ, राइट, बस सिर्फ आपको डराया जा रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रखने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ डराया गया है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, सरफेस पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, ये तरह तरह के नाम दे दिए हैं। कोई भी पंप हो, कोई भी डिवाइस हो, अगर आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है तो वो करेगी काम, दैट्स इट। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। कुछ भी हो उसमें, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अब हुआ ये कि अरे हमने तो ये वाले पंप्स तो पढ़े ही नहीं, लेकिन आपको अपना कॉमन सेंस कैसे यूज करना। मेरा जो फर्स्ट क्लास में मैंने जो अपना पॉइंट आपके सामने रखा था कि आपके पास एक साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक कॉमन सेंस होना चाहिए, ये क्वेश्चन उस पॉइंट को प्रूव करता है। इसमें कुछ भी नहीं था, आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी डिवाइस को जोड़िए, वो काम करेगी, दैट्स इट। विंड एनर्जी, सिंपल,
आपका जनरेटर है, उसकी आर्मेचर है। अगर उसको आप विंड टरबाइन से कनेक्ट कर दें तो विंड स्पीड से उससे टकराएगी तो टरबाइन रोटेट होगा, आर्मेचर रोटेट होगी और आपको पावर मिलने लगेगी। सिंपल, दैट इज विंड एनर्जी। ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम विंड एनर्जी जो है इंस्टॉलेशन कैपेसिटी किनकी है, तो ये स्टेट्स हैं और लास्ट राजस्थान। ये 5 स्टेट्स जो है हाईएस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के साथ है। इनमें कुछ स्पेशल बात क्या है, या तो ये कोस्टल स्टेट्स है या तो फिर डेजर्ट स्टेट्स है ना। डेजर्ट में या कोस्टल एरियाज में विंड स्पीड ज़्यादा होती है, इस वजह से आपके टरबाइन इजीली रोटेट करेंगे और आपको क्लीन एनर्जी देंगे। बिल्कुल करेंगे डिस्कस डिसएडवांटेज। तो ये कुछ डायग्राम से दिखा दिया, इस तरह से विंड आपकी होगी। हाँ ये वीडियो था, खैर इसमें इतना वो नहीं है, नहीं रहने दो। ठीक है, अब विंड एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज ऑफशोर विंड एनर्जी। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और आएगा आपको, हाइब्रिड विंड पावर, विंड सोलर विंड पावर प्लांट्स। ये 2 कॉन्सेप्ट है। तो एक विंड एनर्जी मीन्स आप एक लैंड मास है उस पर विंड मिल्स लगा दें और फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, या फिर उनको पहाड़ों पर लगा दिया जाए, ऐसा भी देखा है मैंने। पहाड़ों के टॉप पर लगाया जाता है एंड देन फिर वहाँ पर हवा तेज चलती है तो फिर वहाँ पर भी विंड एनर्जी मिलती है आपको। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जो कोस्टल एरियाज हैं और स्पेशली क्लोज जो कोस्ट एरियाज होते हैं, लाइक जहाँ पर बेज दिखाई देती है, खाड़ियाँ है ना, बे जहाँ बनती है, वहाँ पर विंड आती है और तेजी से प्रेशर के साथ उस बे में ट्रैप होती है। तो वहाँ पर अगर विंड मिल्स लगा दी जाए पानी के अंदर, यानी ज़मीन और गहरे पानी के बीच में जो शैलो सी होता है, वहाँ पर अगर हम लगा दें तो फिर वहाँ पर आपको कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर हाई विंड स्पीड मिलेगी और बड़े साइज के टरबाइंस इजीली आप रोटेट कर पाएंगे। सो ऑफशोर विंड टरबाइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो यहाँ पर आपका लैंड मास है, मान लीजिए इंडिया, एंड देन फिर ये गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पर बेस बन रही है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर बे बन रही है, तो यहाँ पर ये जो कोस्टल एरिया के बीच में जो शैलो सी है, इस शैलो सी पर इन पॉइंट्स पर लार्ज साइज विंड टरबाइंस लगा दिए जाए, जो नॉर्मल विंड स्पीड में नहीं घूमते हैं लेकिन हाई विंड स्पीड में तेजी से घूमने लगते हैं। तो वो एक टरबाइन काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है एज कम्पेयर टू लैंड बेस्ड स्मॉल विंड टरबाइन। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। तो ये कोस्टल एरिया में, स्पेशली गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा स्कोप है। इस एरिया में स्कोप कम है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा है तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है इस वजह से, और यहाँ पर ओपन सी है, यहाँ पर लैंड मास भी आ जाता है काफ़ी सारा, तो ओपन सी यहाँ बे में नहीं है, यहाँ पर है। तो गुजरात का जो है सबसे प्रॉमिसिंग एरिया है ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स के लिए। ठीक है, वाई, बिकॉज बे है यहाँ पर और ओपन सी से डायरेक्ट उसका कनेक्शन। हाँ, ऑफशोर मीन्स पानी के किनारे पर, किनारे पर। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज साइज पावर प्लांट्स होते हैं जो पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। चैलेंजेस क्या है, विंड का पूरा कंप्लीट डाटा कनेक्शन, विंड पैटर्न्स का स्टडी करना होता है। ये ऑफशोर में नहीं, किसी भी विंड पावर प्लांट को स्टेब्लिश करने से पहले वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर विंड स्पीड का डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, बड़ा सर्वे करना पड़ता है। ठीक है, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, विंड पावर प्लांट्स बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए ही आप कर सकते हैं, और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। विंड चूँकि उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं तो टाइम टाइम पर उनके विंड मिल्स को ओपन करके उनके अंदर ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, और जो गियर्स डैमेज हो चुके होते हैं उनको टाइम टाइम पे चेंज करना होता है, ठीक वैसे जैसा आपकी बाइक या कार में होता है ना। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत कॉस्ट आती है। ठीक है, सोलर एनर्जी के साथ कंपटीशन इसकी जो पावर कॉस्ट है वो नहीं कर पाती है ना, इसलिए एक कॉन्सेप्ट और लाया गया है, दैट इज हाइब्रिड पावर प्लांट्स। जैसे एक लैंड मास आपने एक्वायर कर लिया सोलर पैनल्स के लिए, अगर मैं बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी जगह है वहां पर एक एक पोल लगा के विंड मिल्स भी लगा दूं, ठीक है, विंड मिल्स भी लगा दूं, सो क्या कोई नुकसान है? रात में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड सोलर
विंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स, जिसमें एक ही लैंड मास को एक्वायर करके वहाँ पर विंड और सोलर दोनों को एक साथ लगाया जाता है, ताकि डे नाइट आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी उस इन्वेस्टमेंट में मिलती रहे। सो ये इसका एक कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए लाया गया है। हाँ ठीक है, इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं ना, और इंडिया में इंसेंटिव्स और सब्सिडीज का लोड बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट इतना देती है। इवन जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो लो रेट पर खरीदती है। आप अपने फार्म लैंड पे अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी देते हैं, तो जो जिस रेट पर एनर्जी बेचती है गवर्नमेंट और आपसे खरीदी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। तो यूरोपियन कंट्रीज देते हैं इस पे इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, इंडिया भी दे रहा है लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं दे पा रहा है कि वो कोल पावर प्लांट के साथ मार्केट रेट पर कंपटीशन कर सके, है ना, या आपस में कंपटीशन। हाँ, अब इसके विंड एनर्जी के एडवांटेजेस की बात करें तो रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल, डे नाइट, है ना, और रिन्यूएबल है आपके विंड पैटर्न पे चलती है, इको फ्रेंडली है, आपको कार्बन फ्री एनर्जी देती है, लेकिन इको फ्रेंडली के साथ इसके कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं, वो भी बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल कंजप्शन को कम कर रही है ना, ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्री है, ये सब बातें हैं, ठीक है। स्मॉल फुटप्रिंट है, लेकिन ये फुटप्रिंट हाई भी होगा, अभी देखेंगे कैसे। एंड दोनों इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, घरों के लिए भी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इंस्टॉलेशन किए जा सकते हैं। रिमोट पावर सोल्यूशन, लाइक इंडिया के जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर हम ग्रिड की पहुँच नहीं है अभी तक, वहाँ तक आप उनको लोकल लेवल पर विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स बनाकर दे सकते हैं, ताकि उनकी लोकल नीड्स को पूरा किया जा सके विदाउट ग्रिड कनेक्टिविटी, ठीक है। मेंटेनेंस होती है कोल एंड अदर पावर प्लांट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा कम, बट अपने आप में ज़्यादा है ये, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, बट ये सारे वही है जो सोलर के हैं। बट अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड पावर। यस, जो विंड साल भर चलने वाली विंड के रास्ते में जो विंड मिल्स लगाई जाती हैं, वो जो थ्रू आउट द ईयर जो विंड करंट्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स का रूट डिसाइड करने में। माइग्रेटरी बर्ड्स उसी रूट्स पर से हर साल निकलते हैं। सो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है विंड का, थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए, किसी एक के नहीं, मल्टीपल इकोसिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये बर्ड डाइवर्सिटी को खत्म करते हैं, ठीक है। राजस्थान में जो भी विंड मिल्स लगी हुई हैं, विंड पावर प्लांट्स है, वो एक बड़ा रीज़न है गोडावन, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का एक बर्ड है, उसके एक्सटिंक्शन का, ठीक है। एक दूसरा, किसी इकोसिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक स्पीशी एलिमिनेट हो जाती है तो वो पूरा इकोसिस्टम का फूड चेन एंड फूड वेब अफेक्ट होता है, राइट। तो सब बर्ड्स अगर किसी इकोसिस्टम से एलिमिनेट हो रहे हैं, ये बर्ड्स इतने स्मार्ट होते हैं कि जब इनको पता चल जाता है कि कुछ मरेंगे, एंड देन फिर वो अपना रूट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ उतरना बंद कर देते हैं। तो अब वहाँ पर बर्ड्स एलिमिनेट हो गए, तो अब कौन वहाँ ज़्यादा हो जाएगा? इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, वो ज़्यादा होंगे। वो ज़्यादा होंगे तो वो किसी एक रिसोर्स को ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एंड देन फिर आपका ओवरऑल पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सो ये विंड मिल्स किसी भी डेजर्ट इकोसिस्टम या वाइल्ड इकोसिस्टम, स्पेशली तमिलनाडु कर्नाटक में जो वाइल्ड लाइफ है उसको इफेक्ट कर रहा है, एक बर्ड्स को एलिमिनेट करके। दूसरा, ये विंड मिल्स होती है, ये नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन करती है। लाइट, अगेन लाइट मीन्स नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट लाइट। लाइट पोल्यूशन कैसे करती है? जब ये रोटेट करते हैं तो ये व्हाइट कलर के हैं, सनलाइट गिर रही है तो रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये लगातार एक अजीब सी आवाज़ करते रहते हैं। ये हमको वीडियोस में बहुत अच्छे से दिखते हैं, बट बहुत अजीब सी साउंड कंटिन्यूस 24 आवर्स चलता रहता है। सोचिए आपके कान में, आपके घर के पड़ोस में ऐसा चलता रहे, आटा चक्की चल रही है, तो कैसा फील होगा? आप फ्रस्ट्रेट रहने लगेंगे, आपका बिहेवियर चेंज होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। सेम वाइल्ड लाइफ भी इससे स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाता है, और उनका बिहेवियर चेंज होता है, और वो माइग्रेट भी करना शुरू करते हैं, एंड देन फिर वो दूसरे इलाकों में जाते हैं, मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ये सारे बढ़ते हैं, तो वाइल्ड लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है जहाँ ही आए।
लाइट रिफ्लेक्शन, तो वो बार बार जैसे लाइट पड़ती है तो उनका बिहेवियर, उनको प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप आपने पढ़ी होगी, तो उनको अपना प्रे को आइडेंटिफाई करने में, उनका पीछा करने में वो सारा प्रॉब्लम आती है। सपोज कीजिए एक एनिमल दूसरे का पीछा कर रहा है, सडनली वो उस इलाके में आ जाते हैं विंड में, तो वो प्रे को छोड़ देगा डर के उस साउंड से और लाइट से। वो देखेगा अचानक से कुछ मूव हो रहा है, उस पर गिर रहा है, तो वो एकदम से पीछे हटेगा और वो सारा पूरा उनका सिस्टम खराब हो जाएगा। इंस्टॉलेशन अगेन ये बहुत महंगे होते हैं, बड़े विंड मिल्स बहुत महंगे होते हैं। मैंने छोटे भी देखे, हमने घर के लिए भी देखने की कोशिश की थी, वो भी बहुत महंगे थे, तो वो बहुत ठीक है। और विंड फ्लक्चुएशन, विंड कम हो गई तो स्लो हो गया, बट सपोज कीजिए वहाँ पर अगर नेक्स्ट ईयर आपने बड़ा पावर प्लांट लगाया है, साइक्लोन आ गया, आपका वियर एंड टीयर होगा, टूटेगा, वो कुछ नुकसान होगा, उसकी मेंटेनेंस होगी। तो ये फ्लक्चुएशन क्लाइमेट चेंज के इस एरा में बढ़ेंगे, हर साल साइक्लोन्स बढ़ेंगे, तो अब आपके कोस्टल विंड पावर प्लांट्स हैं, इनमें काफ़ी इनकी मतलब इकोनॉमिकल वाइबिलिटी कम होने लगेगी। डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट आ गया ना इतना बड़ा, वेस्ट कम जनरेट कर रहा है क्योंकि ये रीयूजेबल मटेरियल होता है, रिसाइकल किया जा सकता है, बट वाइल्ड लाइफ पर इसका इम्पैक्ट सोलर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जो देखने में भी आया था सब बिल्कुल, बट फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में कम है, इसलिए हम इसको अपना रहे हैं फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन, क्योंकि अभी हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए। नेक्स्ट दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। चलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? हमारी जो अर्थ है उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हाई लेवल पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, कई जगहों पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे लो लेवल पर जा रही है, मीन्स डोरमेंट होती जा रही है, लेकिन वहाँ पर अर्थ के नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अभी भी मौजूद है। क्यों ना इस हीट को हम यूज़ कर लें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सो जो ऐसी जगह जहाँ पर हीट है नेचुरली मिल रही है, लाइक गीजर्स है ना, लो अमाउंट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है ना, ऐसी जगह पर लाइक गीजर्स, मड पॉट्स, वॉल्केनोज, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स, जैसे ये हॉट स्प्रिंग का एग्जांपल है, ठीक है, पानी एकदम से गर्म पानी के जो सोर्सेज होते हैं है ना, दैट इज हॉट स्प्रिंग। गीजर्स मीन्स वो गर्म पानी इस लेवल पर गर्म हो जाता है कि वो प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, कुछ पार्ट उसका स्टीम में बदल जाता है, एंड देन वो स्टीम बचे हुए पानी को प्रेशर के साथ बाहर निकालती है, दीज आर गीजर्स, ठीक है। वोल्केनोज, वहाँ पर जो है अर्थ के अंदर मौजूद जो हीट है उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल पावर। कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। These are 3 type of geothermal power plants. Again, why? Because India is going to start some kind of geothermal power plant projects in Ladakh. इंडिया ने यूएसए की कुछ कंपनीज के साथ MOU साइन किए हैं, सो ये टाइप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। These are ड्राई स्ट्रीम, फ्लैश स्टीम एंड बाइनरी साइकिल पावर प्लांट्स। देखिए अब इनमें डिफरेंस क्या है। ड्राई स्टीम में क्या होता है, हीट, इसमें वाटर आपने इंजेक्ट किया, ठीक है, एंड देन फिर वो हीट से स्टीम में कन्वर्ट होगा और आपके टरबाइन की तरफ आएगा। हाँ, वाटर इंजेक्ट, या फिर इसके अंदर गीजर्स है तो वो ग्राउंड वाटर है, वही स्टीम के रूप में बाहर आ रहा है, उसको आपने पाइप से ट्रैप कर लिया, एंड देन फिर आपके टरबाइन पर पहुंचेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, जनरेटर रोटेट होगा और पावर जनरेट होगी, और फिर ये पानी ठंडा होगा, तो ये ब्लू साइन कर रहा है कि ठंडा पानी है, अब वो वापस उस वाटर सोर्स में इंजेक्ट कर दिया गया, सेम पानी वो रोटेट होता रहेगा, और इस तरीके से इस तरह जो पावर प्लांट काम करता है दैट इज कॉल्ड ड्राई स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में आपने हॉट
पानी जो है उसको एक टैंक में कंटेन किया और फिर इस टैंक का टेम्परेचर कम रखा, लो टेम्परेचर, और पानी का टेम्परेचर हाई है। जैसे ही गर्म पानी एक लो टेम्परेचर की जगह पर पहुंचेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा देखा है आपने? एंड देन जैसे वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, टरबाइन की तरफ उसको इंजेक्ट किया जाएगा, टरबाइन रोटेट होगा और जो वापस वो ठंडा होकर के आपके वाटर सोर्स में चला जाएगा और टरबाइन रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। नहीं, अगर उसको लो टेम्परेचर में लाएंगे तो उसमें से आपको वेपर मिलने लगेगी, ये होता है, ठीक है, तेजी से वेपर मिलती है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर आपका जो जियोलॉजिकल सोर्स है वो इतना हॉट है कि वो डायरेक्ट स्टीम दे रहा है, तब तो आप ड्राई स्टीम में जाएंगे। और अगर उसमें टेम्परेचर इतना नहीं है कि वो स्टीम दे रहा है, जस्ट गर्म पानी दे रहा है, लाइक गीजर है वो, देन आप कहाँ जाएंगे? फ्लैश स्टीम में। यस यस, ठीक है। और इस कंटेनर को आप थोड़ा सा कोल्ड रखेंगे ताकि वहाँ पर आपको स्टीम मिल जाए, तो आप ड्राई में और फ्लैश स्टीम में ऐसे जाएंगे। एक और ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक डेवलप की गई, दैट इज़ बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। इसमें क्या होगा, आपको स्टीम मिली, उस स्टीम को वापस रोटेट कर दिया विदाउट टचिंग द टरबाइन, लेकिन उसके साथ एक हीट एक्सचेंजर इस पार्ट में जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक और पाइप है जिसमें ऑलरेडी वाटर है। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, इसकी हीट को बाहर निकालेगा और इस वाले पाइप में ट्रांसफर करेगा। देखा है हीट एक्सचेंजर कभी आपने? लाइक आपके बाइक का जो पिस्टन होता है उस पर देखा लाइंस बनी हुई होती है, या आपने अपने पीसी को ओपन किया होगा तो आपके प्रोसेसर के ऊपर एल्यूमिनियम की एक डिवाइस लगी रहती है, बहुत सारे उसके पंख होते हैं ना। सो दैट इज हीट एक्सचेंज, जो हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता। तो इस पानी को आपने क्लोज ही रखा एंड देन हीट एक्सचेंजर से इस पानी को गर्म किया इसकी हीट से, और ये पानी स्टीम में कन्वर्ट होकर के टरबाइन से रोटेट होके फिर यहाँ आएगा। सो देयर आर टू साइकिल्स, दो साइकिल है वाटर के, एक नेचुरल वाटर अपने साइकिल में क्लोज्ड रोटेट कर रहा है और दूसरा जो साइकिल है वो अलग है। दोनों आपस में सिर्फ टच है ताकि हीट एक्सचेंज हो सके, वाटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। सो इसमें एफिशिएंसी और ज़्यादा होगी, वाटर लॉस बहुत कम होगा। ये ऐसे एरियाज में यूज़ किया जाएगा जहाँ पर अंडरग्राउंड हीट तो है लेकिन ग्राउंड वाटर इतना नहीं है, कुछ होगा वहाँ पे वाटर लॉस होगा। यहाँ पर कंप्लीटली क्लोज रखा तो आपका वाटर लॉस बिल्कुल नहीं। लो ग्राउंड वाटर वाले एरियाज में जहाँ पर अंडरग्राउंड हीट है बट वाटर नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मीन्स बाइनरी साइकिल जियोथर्मल पावर प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। दीज आर 3 टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। वाई दीज आर इंपॉर्टेंट? इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपने अपने ग्राउंड वाटर सोर्स को बिल्कुल क्लोज रखा है, बाहर उसका पानी ले ही नहीं रहा, थोड़ा सा भी लीकेज नहीं है। सो दीज आर द एरियाज ऑफ जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर के एरियाज हैं हिमालय, कुछ राजस्थान का पार्ट, कुछ गुजरात एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का एरिया, ठीक है, एंड ये के आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एरिया कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। अभी फर्स्ट जो इंडिया का पावर प्लांट है वो कहाँ बनने वाला है, कुछ MOUs साइन किए गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नहीं, ये सिर्फ पोटेंशियल एरियाज है, यहाँ पर फ्यूचर में आप बना सकते हैं, ठीक है। पहले सर्वे किया जाता है कि कहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, देन फिर हम आगे करते हैं काम। तो ये सारे एरियाज हैं। ONGC ने एक MOU साइन किया है US बेस्ड कंपनी के साथ, सॉरी है ना, लद्दाख में फर्स्ट इंडिया का थर्मल पावर जियोथर्मल पावर प्लांट के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा US बेस्ड कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में भी इस तरह की सर्वे करके इस तरह के पावर प्लांट्स बनाने की MOUs साइन किए गए। अब इसमें सर्वे फेज है, लद्दाख का भी अब ऑलमोस्ट तेजी से काम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज जियोथर्मल एनर्जी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो रिन्यूएबल है एज यूजुअल, सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है,
ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई है, स्मॉल फुटप्रिंट है एक पावर प्लांट बनने के बाद, उसके बाद वो ना तो कोई पॉल्यूशन कर रहा है, ये सारा है। ठीक है, ये सब इसकी डिसएडवांटेजेस में देखेंगे इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई है और फॉरेन कंपनीज का इसमें इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है और एमओयू साइन किए जा रहे हैं, सो इट नीड्स लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, सिस्मिक इंस्टेबिलिटी, जब आप ऑलरेडी वॉल्केनिक एरियाज हैं जो ऑलरेडी इंस्टेबल है, तभी तो वहाँ पर हीट है, और वहाँ पर आप ड्रिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिस्मिक इंस्टेबिलिटी वहाँ पर आपके सामने आएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी तरह का अर्थक्वेक भी ट्रिगर कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, यानी आप हर जगह इसको नहीं लगा सकते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस उसकी है। कल को अगर ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस आता है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खराब भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो ऐसी जगह होती हैं वहाँ पर नॉर्मली बायोडाइवर्सिटी, यूनिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है, और अगर वहाँ पर आप ड्रिल एंड वहाँ तक पावर प्लांट बना रहे तो वहाँ तक रोड्स भी बनानी होंगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। सो इन सच केस आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपके सामने नेगेटिव फॉर्म में सामने आ सकता है। दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। सस्टेनेबल मीन्स आपका एक तो किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, और अगर जियोलॉजिकल एक्टिविटी है वहाँ पर तो काफ़ी लंबे समय तक बनी भी रहती है यूजुअली वो। सस्टेनेबिलिटी, सॉरी, हाँ, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न में यही मैंने बताया कि जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस भी हो सकते हैं, तो इस वजह से इसका और दूसरा ये वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा क्योंकि ये यूनिक वाइल्ड लाइफ एरियाज में होता है। अगर वो ग्लेशियर में है तो ऐसा हो सकता है, यूजुअली लद्दाख में ही देखा गया है ये। ठीक है, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा पूरा, तो वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ लॉस और इन्वायरमेंटल लॉस दिखाई देगा। बायो एनर्जी, ब्रेक, रुको 11 पे ही करते हैं ना। एक और इसमें टाइप है, उसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे काम करती है, बस आपको इन शॉर्ट, इसमें ज़्यादा टेक्निक नहीं है। लाइक एक बे है, सपोज कीजिए हमारा इंडिया है, एंड देन फिर ये गुजरात। ठीक है, तो यहाँ बेज है। ठीक है, टाइड्स आ रहे हैं, हाई टाइड में पानी अंदर तक जाता है एंड लो टाइड में वो वापस आ जाता है। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर एक बे है। ठीक है, हाई टाइड में पानी अंदर तक जा रहा है एंड लो टाइड में अगेन वो रिवर्स हो रहा है। इन सच केस क्या करेंगे, यहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा, उसमें गेट होगा। हाई टाइड में ये गेट ओपन रखा जाएगा, सो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा। लो टाइड आने से पहले इस डैम को क्लोज कर देंगे, एंड देन पानी अंदर ट्रैप हो गया, और फिर टनल के थ्रू धीरे धीरे पानी को रिलीज करेंगे। सो उस टनल के रास्ते में एक टरबाइन फिक्स होगा, और टरबाइन रोटेट करेगा। यहाँ इस टनल के थ्रू यहाँ से निकालते हैं पानी, सपोज करें, और यहाँ पर एक टरबाइन है और उसके साथ जनरेटर फिक्स है, और जब तक ये सारा हाई टाइड का पानी धीरे धीरे बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको एक कंटिन्यूस ग्रीन एनर्जी मिलती रहेगी। अगेन लो टाइड आ जाएगी, फिर गेट खोल देंगे, फिर हाई टाइड का वेट करेंगे, फिर वो अंदर एंटर करेगी, फिर गेट बंद, एंड देन फिर उसको स्लो पेस में एक टनल के थ्रू या पाइप के थ्रू रिलीज करेंगे, एंड टरबाइन आपका रोटेट करेगा उसमें। इस तरीके से आपको टाइडल एनर्जी है, टाइडल पावर मिलेगी। एडवांटेजेस, कंप्लीटली ग्रीन है ना, जीरो कार्बन एनर्जी मिल रही है। डिसएडवांटेज तो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, एंड these areas especially bays are rich of biodiversity, और अगर आप इसमें डैम बनाकर इस बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको काफ़ी, लाइक यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, अब आपने इसको लंबे टाइम तक डुबो दिया पानी में, सो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा। और मैंग्रोव फॉरेस्ट इस टाइम अर्थ पे एक ऐसा इकोसिस्टम है जो न्यूली डेवलप्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कार्बन कैप्चर कर रहा है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है, मैक्सिमम कार्बन कैप्चर कर रहा है न्यूली डेवलप्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट।
सो सच ये बायोडाइवर्सिटी के लिए इसी तरह करंट एनर्जी होगी, तो आप ज्योग्राफी हो गई आपकी। सो वाटर ओशन करंट्स होती है, वो एक ओशन के अंदर वाटर का एक फ्लो होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लंबे टाइम तक बना रहता है। ऐसी बहुत सारी करंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, आपने नाम भी पढ़े होंगे है ना, गल्फ स्ट्रीम, ये काफ़ी सारे, बेंगुएला है ना। तो इस करंट के वे को आइडेंटिफाई कर ले एंड देन फिर यहाँ पर एक डिवाइस फिक्स की जाए जो पानी में सबमर्सिबल सबमरीन जैसी दिखाई देती है। सो लाइक दिस, ऐसा कुछ उसका शेप होता है। यहाँ से पानी जाता है और फिर उसके पाइप जैसा होता है और इधर से निकल जाता है एंड देन फिर इसके अंदर टर्बाइंस लगे हुए होते हैं और वो रोटेट करते हैं और वो फिर जनरेटर, सबमर्सिबल जनरेटर होते हैं जो वाटर उनमें जाता है तो उनको कोई नुकसान नहीं होता है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड देन फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को वायर से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको शिप के थ्रू जाकर वहाँ डुबो दिया जाता है। एक ये जो वाटर फ्लो जा रहा है ना, इसके अंदर उसको प्लेटफॉर्म बना के डुबो दिया जाता है। ये दोनों तरफ से खुले हुए हैं, ठीक है। ये इतना इसका स्ट्रक्चर होता है, देन इसमें से वाटर फ्लो करेगा और वो रोटेट करेंगे एंड देन फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और ये आपको थ्रू आउट द ईयर क्लीन एनर्जी मिलती है। कोस्टल एरियाज के लिए ये काफ़ी अच्छा सोर्स माना जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ओशन करंट एनर्जी। ओशन करंट एनर्जी, दीज आर सम क्लीन एनर्जी सोर्सेज। अब नेक्स्ट हमारा होगा बायो एनर्जी, वो हम करते हैं ब्रेक के बाद। ओके।